स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड इससे जुड़े कुछ स्रोतों और समीक्षाओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे पैसे और वेल्थ क्रिएशन को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच हो सकती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस किताब के जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें समझना, और ये भी कि क्यों कई लोग मानते हैं कि इसने उनकी आर्थिक सोच बदल दी। बिल्कुल। कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, दो पिताओं की। एक पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, नौकरी को बहुत महत्व देते थे, जी। हम्म। और दूसरे रिच डैड, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट उसमें माहिर थे। सही। और यहीं से विचारों का वो जो अंतर है वो साफ दिखता है। तो आज हम देखेंगे कि ये स्रोत एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में क्या कहते हैं। हाँ, और फाइनेंशियल लिटरेसी। बिल्कुल, और ये जो पारंपरिक नौकरी वाली सोच है उससे हटकर सोचने के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले वही पॉइंट लेते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क। ये शायद किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे काफी सीधे तरीके से समझाते हैं कैसे? कि एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, हाँ। और लाइबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकाले। अच्छा। पर इसमें जो एक चौंकाने वाली बात है वो ये कि किताब कहती है, या यूं कहें कि ये स्रोत बताते हैं कि आपका घर हमेशा एसेट नहीं होता। हाँ, और ये पॉइंट अक्सर लोगों को थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि किताब का तर्क ये है, और स्रोत भी यही दिखाते हैं, कि अगर आपके घर पर लोन चल रहा है या उसका मेंटेनेंस का खर्चा है, टैक्स है, मतलब हर महीने पैसा जा रहा है। हाँ, अगर पैसा निकल रहा है तो वो असल में एक लायबिलिटी है फाइनेंशियल नजरिए से, जब तक कि उससे कोई कमाई ना हो रही हो, जैसे किराया वगैरह। बिल्कुल। एक और बड़ा मुद्दा है फाइनेंशियल एजुकेशन का, मतलब आर्थिक शिक्षा। हाँ, स्रोत कहते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में ज्यादा कुछ सिखाते नहीं। सही कहा। वो अकादमिक पढ़ाई पर फोकस करते हैं, पर पैसा काम कैसे करता है ये हमें खुद सीखना पड़ता है। या इन्वेस्टिंग के गुण। हाँ, और एक और विचार जो बार बार आता है, पैसे के लिए काम मत करो। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये तो जैसे मूल मंत्र है किताब का। सही। और इसका मतलब है एसेट्स बनाना, पैसिव इनकम के सोर्सेज तैयार करना, ताकि आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट ना रहें। हाँ, जैसे किताब में चूहा दौड़ या रैट रेस कहा गया है। नौकरी करो, बिल भरो, फिर नौकरी करो, वही चक्कर। बिल्कुल। और एक सलाह है, अपने काम से काम रखो। मतलब अपना बिजनेस या अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस करो, दूसरों के लिए काम करते हुए भी। अच्छा। ये भी एक अहम नुक्ता है। स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि डर को कैसे हैंडल करें। हाँ, अमीर बनने के रास्ते में डर तो आता है, उसे काबू करना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। बिल्कुल, जैसा एक स्रोत में कहा गया है, असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे मानना पड़ेगा। और ये भी कि आप कितना कमाते हैं वो उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि आप कितना पैसा रखते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं। ये बातें गहरी है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि इन स्रोतों के मुताबिक किताब की खूबियां क्या हैं और कमियां क्या हैं। देखिए, खूबियों में सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाषा बहुत सरल है, समझने में आसान, खासकर उनके लिए जो फाइनेंस की दुनिया में नए हैं। हाँ, और ये काफी मोटिवेटिंग है, सोच बदलने वाली, रियल लाइफ के उदाहरण भी हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, मैं भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्रोल कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। मतलब क्या करना है ये तो बताया है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा गाइडेंस नहीं है। कुछ हद तक हाँ, और कुछ लोगों को लगता है कि बातें थोड़ी रिपीट होती हैं। अच्छा। और एक आलोचना ये भी है कि ये जटिल आर्थिक चीजों को शायद जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है। और क्या ये जोखिम लेने को ज्यादा ही बढ़ावा देती है बिना सावधानी बताए? कुछ स्रोत ऐसा कहते हैं। हाँ, कुछ समीक्षाओं में ये चिंता जताई गई है। तो फिर इन सब बातों को मिलाकर देखें तो फाइनल टेक क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, स्रोत ये इशारा करते हैं कि रिच डैड पुअर डैड एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, खासकर अगर कोई अपनी आर्थिक सोच को बदलना चाहता है। ये कोई फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का माइंडसेट प्राइमर है, आपको अमीर लोगों की तरह सोचना सिखाने की कोशिश करती है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो महीने दर महीने वाले चक्र से निकलना चाहते हैं। हाँ, और जो एक एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना चाहते हैं। और ये आज भी रेलेवेंट है? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि पैसे को लेकर अलग अलग फिलॉसफी समझना, ये किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर पर असर डाल सकता है। भले ही आप कियोसाकी की हर बात से सहमत ना हो। बिल्कुल, ये हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, नौकरी, सुरक्षा, संपत्ति, उसको चैलेंज करती है। तो आज की इस बातचीत का सार यही है
कि पैसे, संपत्ति और सीखने के बारे में अपनी सोच को परखना और शायद बदलना ये काफी जरूरी हो सकता है, जैसा कि इन स्रोतों से हमें पता चला। और एक आखिरी बात, ये स्रोत सेल्फ एजुकेशन पर मतलब खुद से सीखने पर बहुत जोर देते हैं, खासकर फाइनेंशियल मामलों में। तो सवाल ये उठता है कि इस चर्चा के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर बनाने के लिए आज ही, अभी कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता है? ये सोचने वाली बात है।